हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी मैथ। तो हमने अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है इस बात को सिद्ध कर लिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर एक लिंक दी गई है, उससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे तो आपको आगे के सवाल अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो मेरी सलाह है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। ऊपर आई बटन पर लिंक है, अच्छी तरह उसको देख लें। तो हमारा जो एग्जाम्पल चलने वाला है आज 1.2 में, एग्जाम्पल 5 नंबर से है। ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल 5 होगा। 1.1 में 4 एग्जाम्पल थे, 1.2 में जो एग्जाम्पल पहला है वो एग्जाम्पल 5 से है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में जो चैप्टर होता है उसके सभी एग्जाम्पलों के नंबर क्रम से होते हैं। तो अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमारा एग्जाम्पल 5 है। हमने जो अपरिमेय संख्या है इस बात को सिद्ध करने के लिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है इस बात को सिद्ध किया था। तो उस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो पे आ रहे हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो हम विरोधोक्ति विधि का यूज करेंगे और हम सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो आपको भी पता है कि परिमेय संख्या जो होती है वो P बटे Q के रूप की होती है। और हमको क्या करना है कि हमको जहां P और Q सह अभाज्य संख्या माननी है, P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब होता है जिनका SCF जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। ठीक है, तो अगर P और Q सहअभाज्य संख्या है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई सा भी गुणनखंड मैच नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ये हमारी समीकरण हो गई फर्स्ट। अब हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर P बटे Q का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 आएगा, और यहाँ P का स्क्वायर आएगा और यहाँ Q का स्क्वायर आएगा। हमने आपको बताया था कि हमारा फोकस होता है कि जिसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है उसके वर्ग को, यानी जैसे अंडर रूट 3 है तो 3 को वो एक बार P स्क्वायर के अपॉन में लाना होगा और एक बार Q स्क्वायर के अपॉन में लाना होगा। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, Q स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो Q स्क्वायर 3 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इक्वल टू में होगा P स्क्वायर। अब 3 इधर अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 3। तो आप इसको समीकरण मान लोगे सेकंड। अब हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या भी जो होती है वो 3 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने बताया था कि अगर P स्क्वायर 3 से कट रहा है तो P भी 3 से कटेगा, क्योंकि अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो मान लो सपोज करो वो 9 है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो P का मान कितना हुआ? 3 हुआ, और P स्क्वायर का मान कितना हुआ? 9 हुआ। तो जो ये 9 है ये 3 से कट रहा है तो ये भी किससे कट रहा होगा? 3 से। ठीक है ना, इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि क्योंकि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाजित होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि P का जो भी मान है वो 3 से कटने वाला है। अगर वो 3 से कटने वाला है तो वो 3 का गुणज होगा, और 3 के गुणज को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 3x 3y 3z, यानी 3 के, अगर जैसे 2 के गुणज को लिखना है तो 2x 2y 2z 2m कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे 3 के गुणज को 3x 3y कुछ भी, 4 के गुणज को 4x 4y इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 3 का गुणज मान लिया हमने 3m, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी माना था। और ये आपका समीकरण हो गया 4। आप चाहो जी सॉरी समीकरण हो गया 3। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि जहां m जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, m जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। m एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसमें आपने
m का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे तो यहाँ 3 से कटने वाली संख्या आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो आपका p का मान 3m आया है, इस मान को उठा के आप इसमें रख दोगे सेकंड समीकरण में, जिससे यहाँ p का मान 3m के रूप में हो जाएगा। तो हम यही कर लेते हैं पास में। तो हम क्या करेंगे, p का मान जो है, p का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर, और जब आप p के मान को समीकरण सेकंड में रखोगे तो क्यू स्क्वायर, p की जगह रख दोगे आप 3m, तो 3m का स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा आपका 3, तो क्यू स्क्वायर और 3 का हो जाएगा 9, m का स्क्वायर अपॉन 3, और 3 से कट जाएगा 9 3 बार, यानी 3 से 3 बार, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर 3m का स्क्वायर। तो p स्क्वायर के अपॉन में हम 3 लेके आए थे, अब हम क्यू स्क्वायर के अपॉन में 3 लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 3 और इक्वल टू m का स्क्वायर। इक्वल टू में क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एक बार p स्क्वायर को लेके आना और एक बार क्यू स्क्वायर को, 3 को दोनों के बटे में लेके आना है। तो यहां भी क्यू स्क्वायर के अपॉन में 3 आ गया, हम यहां लिख देंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। तो जैसे यहां p 3 से कट रहा था, ऐसे यहां q भी 3 से कट रहा है, अर्थात q का मान भी 3 से कटने वाला है। तो आप यहां m माना था, यहां आप n मान लीजिए। ठीक है, इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए, और आप यहां भी लिख दीजिए कि जहां यहां भी आपने n को क्या माना है, एक धनात्मक पूर्णांक, यानी n का मान आप कुछ भी रखिए, 1 रखिए तो 3 एकम 3, 2 रखिए तो 3 दूनी 6, 3 रखिए तो 3 तिया 9, तो वो 3 से ही कटने वाली संख्या आएगी। हम इस तरीके से कुछ और राशि मानिए, क्योंकि हमने यहाँ m माना, यहाँ n माना, तो इसलिए प्रतीक बदल दिया, क्योंकि हो सकता है कि जो यहाँ p का मान रहा हो उससे अलग यहाँ q का मान रहा होगा, और अगर ऐसा है तो हमने थोड़ी अलग राशि मान ली कि n का मान कुछ भी हो सकता है अलग और m का मान कुछ भी हो सकता है अलग। अब हमको यहाँ से देखने को मिला कि p का मान 3m और q का मान 3n है, तो हम इन दोनों मानों को लेके आगे चलते हैं। ठीक है, हमारा p का मान क्या है 3m और q का मान क्या है 3n, यानी हम दिख रहा होगा कि यहाँ p भी 3 से कट रहा है और q भी 3 से कट रहा है, और हमने कहा था कि p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, तो वो किसी भी संख्या से नहीं कटनी चाहिए थी। तो हमारी बात में यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यहाँ जो p और q है वो सहभाज्य संख्या नहीं आई है, क्योंकि दोनों ही 3 से कट रही हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि p और q के समान गुणनखंडों में 3 है, अर्थात p और q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अब p और q सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि p और q के समान गुणनखंडों में क्या है 3 है, तो यहां क्या उत्पन्न हो गया, अतः यहां विरोधाभास है, क्योंकि हमने माना था कि p और q सहभाज्य संख्या हैं। यहाँ क्या उत्पन्न हो गया, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो चुका है, और यहाँ विरोधाभास उत्पन्न है, तो इसका मतलब जो हमने कल्पना की थी वो हमारी गलत है। और हमने कल्पना क्या की थी कि √3 एक परमेय संख्या है। तो जब हमारी कल्पना गलत है तो सिद्ध हो गया कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे, तो हमारी यह कल्पना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है, अर्थात हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो इस तरीके से यह सिद्ध हो गया कि √3 एक अपरमेय संख्या है।
तो हमने फुल जो सवाल किया है लैंग्वेज के साथ, अगर आप इसी तरीके का सवाल अगर पेपर में करके आते हैं बिल्कुल लैंग्वेज के साथ, तो आपको 6 नंबर पक्के मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।